हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लास्ट क्लास में बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और इसके डिपार्टमेंट्स, और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के स्कीम्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है एक बैकबोन है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर कई कारणों से हमारे इकोनॉमी के लिए बैकबोन और इम्पोर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं, जिसके कुछ बिंदु को हम लोग इस प्रकार से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी न किसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। दूसरी बात हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये हम लोग कह सकते हैं दूसरी पॉइंट में, कि एग्रीकल्चर हमारे जितने भी इंडस्ट्री है, मैक्सिमम इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रूट्स ग्रेन से रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो जिसका डायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर जो है से रॉ मटेरियल का काम करता है। उसी प्रकार से हम लोग जितने भी कपड़े का इंडस्ट्री है, उन सभी इंडस्ट्रियों में भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही रॉ मटेरियल का काम करता है। इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर में रॉ मटेरियल होने के कारण और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होने के कारण इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है। तीसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है, यानी कि किसान हमारा अन्नदाता होता है, और हम मनुष्य को जीने के लिए अन्न काफ़ी आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त करते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर के लिए सरकार समय समय पर उसकी आय को संरक्षित करने के लिए, यानी कि उनके आय को प्रोटेक्ट करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए, और जो हमारे फार्मर्स के रहन सहन को बेहतर करने के लिए हमारे देश की सरकार और हमारे राज्यों की सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्कीम लाती है, जिसके माध्यम से वो कोशिश करती है कि कैसे भी हमारे किसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि रहन सहन का स्तर, साथ साथ उनके इनकम में इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। तो इसी के तहत हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में कौन कौन से स्कीम है, और कुछ स्कीम को हम लोग चर्चा करने की आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विस यूपीएससी और सिविल पीसीएस के एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितने भी स्कीम्स हैं, क्योंकि हर यूपीएससी के हर पीटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीटी के एग्जाम में स्कीम से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2016 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट स्कीम से आया था। इसीलिए स्कीम्स के क्या फीचर्स हैं, स्कीम क्या है, स्कीम के क्या फीचर है, बेनिफिशियरी क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, इन कुछ बिंदुओं को हमें लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में, यानी कि यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, एंड दूसरा जो इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो आज हम जो भी स्कीम पढ़ेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि जो 2 स्कीम का आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसका जो ये दोनों स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है, और जो इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो आज देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम या पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे और जानेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग पीएम किसान भी कहते हैं। यह योजना का डिफिनेशन, यानी कि योजना जो है ये किसी न किसी प्रकार से इनकम सपोर्ट टू द फार्मर फैमिली, यानी कि यह स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार फार्मर के फैमिली को, यानी किसान के फैमिली को इनकम सपोर्ट करती है, यानी कि उनके आय में समर्थन देने का काम करती है, इनकम सपोर्ट करने का काम करती है। इस स्कीम का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है, यह स्कीम मुख्य रूप से फार्मर के इनकम इंक्रीज करने के लिए कार्य करती है, और ये इस इनकम के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ Rs 6,000 पर एनम पर
फैमिली पेएबल इन दिस इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी 4 मंथ। यानी कि इस स्कीम में केंद्र सरकार पर किसान की फैमिली को 6,000 रुपया सालाना देती है। इस 6,000 रुपया को सरकार एक बार में फार्मर को फैमिली को नहीं देती है, यानी कि 4 मंथ के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि इस 6,000 रुपये को आप लोग 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 ये 3 इंस्टॉलमेंट में हर 4 मंथ पर किसान जो है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों में, जिन किसानों का खाता आधार से लिंक है उन किसानों के खाते में 2,000 के इंस्टॉलमेंट पर 4 मंथ के अंतराल में ये रुपये किसान को सरकार देती है। अब बात आती है कि इसमें कौन से किसान को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होना चाहिए। लैंड होल्डिंग का मतलब कि इसमें लैंड का लिमिटेशन नहीं है। उन सभी फार्मरों को, उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है जिसके पास कुछ न कुछ अपना जमीन हो। वह जमीन एग्रीकल्चरल जमीन हो। जमीन के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे रेसिडेंशियल लैंड, और रेसिडेंशियल लैंड होगा, कॉर्पोरेट लैंड होगा, या गवर्नमेंट के यूज के लिए लैंड होंगे। तो वैसे लैंड नहीं, जिस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है उस लैंड यदि किसी फार्मर के पास है, उनके अपने नाम से रजिस्ट्री है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, यानी तब इस स्थिति में वे किसान सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ऐसा स्कीम जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हो, यानी कि जो 6,000 रुपया पर साल जो एक किसान के खाते में दिया जाएगा वो पैसे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा बात है कि ये सभी लैंड होल्डिंग फार्मर के लिए एक्सटेंडेबल है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी कि 0 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जो भी किसान के पास अपना जमीन है, यानी कि उनके नाम से जमीन रजिस्टर्ड है, वैसे किसान को भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6,000 रुपया पर साल देगी, जो 3 इंस्टॉलमेंट में 4 मंथ के अंतराल में 2,000 करके देगी। तीसरा बात है कि इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसका मेन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के बारे में हमने पहले बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर जो है ये डिपार्टमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात होती है कि जब यह स्कीम लागू किया जाएगा तो इस स्कीम को लागू करने के लिए बेनिफिशियरी को, यानी कि जो हमारे लाभुक हैं उस लाभुक की पहचान कौन करेगा। तो उस बेनिफिशियरी को पहचान करने की जिम्मेदारी जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिया गया है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी, यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरी, यानी कि केंद्र राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो लाभुक को पहचान करे, और तब जाकर जब लाभुक पहचान की हो जाती है उसके बाद जब लाभुक पहचान कर ली जाती है उसके डाटा जब केंद्र सरकार के पास जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपया पर साल डाल देंगे, यानी कि 2,000 के इंस्टॉलमेंट पर। देखो दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्कीम को लागू करना स्टेट में है, तो बहुत सारे स्टेट क्या करता है कि वो स्कीम को लागू करते हैं और बहुत सारे स्टेट स्कीम को लागू नहीं करते हैं, जिसमें से आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि ऑल स्टेट हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं सभी राज्यों ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल ने, यानी कि पश्चिम बंगाल ने इस स्कीम को लागू नहीं किया है। आपको यह बात इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन ब्लॉक पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्यों ने इस स्कीम को लागू नहीं किया है, तो वो राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल। दोस्तों, इसमें जो बेनिफिशियरी होगा ऑल
लैंड होल्डिंग फार्मर, जो आपको पहले मैं बता दिया हूँ, जिस भी किसान के पास कुछ भी जमीन है जो उनके नाम से रजिस्टर्ड है और एग्रीकल्चर वाला जमीन है, वो सभी फार्मर इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जो लोग पॉइंट इंपोर्टेंट है, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे याद कि ये इनकम सपोर्ट टू द फार्मर है। इसमें ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य दिया गया है कि किसान की आय को बढ़ाना। इस स्कीम में क्या है कि इस स्कीम में किसान को, लैंड होल्डिंग किसान को साल में 6,000 रुपया दिया जाएगा। उस 6,000 एक बार नहीं दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट पर हर 4 मंथ के अंतराल में किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात होता है कि इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस सभी के लिए है जिसके पास लैंड है, और इसमें लाभुक यानी कि बेनिफिशियरी को पहचान करने का पावर जो है वो, यानी कि जो जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र शासित राज्यों को दिया गया है। ये स्कीम सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट है, केवल वेस्ट बंगाल को छोड़कर, जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये महामंत्र है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी दोस्त इस यूपीएससी और अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वो याद करके इन सभी पॉइंटों को, इस स्कीम के सभी पॉइंटों को लर्न कर लें। दोस्तों, इसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का दूसरा स्कीम हमारा है, वो है पीएम किसान मानधन योजना। दोस्तों, हमारी सरकार प्रयत्न कोशिश कर रही है कि किसान का आय जल्दी से जल्दी दुगना हो, यानी कि 2022 तक ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान का आय दोगुना कर दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारे देश की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ये कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से किसान का आय जल्दी से दुगना हो। इसके लिए भारत सरकार समय समय पर किसानों के आय को संरक्षण करने के लिए, किसानों को आय को बढ़ाने के लिए बार बार कई प्रकार के स्कीम लाते हैं, जिसमें से एक ये स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और सेकेंड स्कीम जो है दोस्तों हमारा जो सेकेंड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। दोस्तों, दूसरा स्कीम है पीएम किसान मानधन योजना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PMKMY। ये स्कीम क्या है? इस डिफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि फार्मर पेंशन स्कीम है, यानी कि इस स्कीम के माध्यम से सरकार लैंड होल्डिंग फार्मर को, जिसके पास अपना खेत है, वैसे फार्मर को पेंशन प्रोवाइड करती है। लैंड होल्डिंग फार्मर को पेंशन प्रोवाइड करती है, यानी कि इसमें पेंशन सरकार देगी, पेंशन प्रोवाइड करेगी सरकार। ये पेंशन प्रोवाइड कैसे करेगी सरकार, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहले मैं जैसा कि आपको बताया कि ये कुछ पॉइंट्स जो है स्कीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी 220 में, यूपीएससी 2020 में बैठ रहे हैं, या आप पीसीएस की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको इसमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला मिनिस्ट्री, दूसरा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, थर्ड किसान, इसका जो योजना है यानी कि स्कीम से उसका डिफिनेशन क्या है वो स्कीम, नेक्स्ट उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो स्कीम आप पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है स्कीम में क्या प्रोविजन है, उसके बेनिफिशियरी कौन है, उसके स्पेशल पॉइंट, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन कई पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी पॉइंट के आधार पर पीसीएस या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के बारे में, और इसके मिनिस्ट्री के बारे में मुख्य रूप से एक क्वेश्चन जो है स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम से डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको आपको ध्यान में इन पॉइंटों को रखना पड़ेगा। जब आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से स्कीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो नेक्स्ट स्कीम हमारा है पीएम किसान मानधन योजना। ये स्कीम क्या है? ये इसका डिफिनेशन है कि ये फार्मर पेंशन स्कीम है, यानी कि जो स्कीम जो है ये क्या है, ये फार्मर को पेंशन प्रोवाइड करने वाली स्कीम है, यानी कि इसमें सरकार फार्मर को, जो लैंड होल्डिंग फार्मर है, उसको पेंशन प्रोवाइड करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें जो किसान इस योजना का लाभ लेंगे उन किसानों को
पेंशन तभी दे जाएंगे जब वो कुछ, पहले तो वो लैंड होल्डिंग होना चाहिए, यानी उसके पास कुछ अपना लैंड होना चाहिए, साथ साथ इसमें वो अपने कुछ कंट्रीब्यूट, यानी कि अपने पैसे कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, और जितने पैसे अपना कंट्रीब्यूट करेंगे वो उतने ही पैसे सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। और इन दोनों के माध्यम से जब वो 60 ईयर्स के एज में हो जाएंगे, तो यानी कि रिटायरमेंट के एज में जब हो जाएंगे, तो सरकार पर मंथ 3000 रुपये उनको पेंशन के रूप में देंगे। यानी कि हम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, पर वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑल एज पेंशन स्कीम फॉर द ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर। यानी कि मैं जैसा कि बताया आपको कि सभी लैंड होल्डिंग फार्मर के लिए है, उसमें फार्मर कंट्रीब्यूट करेंगी और सरकार भी कंट्रीब्यूट करेंगे, फार्मर भी कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। यानी कि यदि आप 1000 रुपये पर मंथ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपको सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, ये हो जाएगा 2000। और फिर आप जब 60 साल के एज में आ जाएंगे तो उसके बाद 60 साल के बाद सरकार पर मंथ आपको 3000 पेंशन देंगे, पर मंथ आपको सरकार की तरफ से 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। अब बात है कि इसमें इस स्कीम में जाने वाले फार्मर्स का एज कितना होना चाहिए। तो इस स्कीम में एंट्री एज जो है, एंट्री एज ग्रुप है, आप 18 साल से लेकर 40 साल तक के एज में आप स्कीम के अंदर में जा सकते हैं। यानी कि स्कीम, यदि इस स्कीम का आपको लाभ लेना है तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम में 40 साल होना चाहिए। यानी कि 18 साल के बाद या 18 साल से आप इस स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, फिर सरकार का भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा और दोनों के माध्यम से ये आपको पैसे सरकार के खाते में, यानी कि LIC जो है इसको मैनेज करेगा। जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी कि जब जो किसान अपना जिस किसान को ये योजना का लाभ मिल रहा है, यदि उस किसान का ये 60 साल का हो जाएगा तो उन्हें 3000 पर मंथ के रेट से उनको पेंशन सरकार देगी। देखो, एम टू प्रोवाइड मंथली पेंशन ऑफ RS इतना, यानी कि इस स्कीम का अगला प्रॉपर्टी है, एम टू प्रोवाइडेड मंथली पेंशन ऑफ RS 3000 अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। यानी कि 60 साल के बाद आप यानी बेनिफिशियरी किसान को 3000 पर मंथ पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें इसका मेन स्पेशल पॉइंट क्या है, ये मैचिंग कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल फंडेड स्कीम है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड नहीं कर रही है। इसमें 50% पैसा किसान को देना पड़ता है और 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कंट्रीब्यूट करती है। और जब किसान 60 साल तक, यानी कि 18 से लेकर 40 साल तक, यानी कि अपना वर्किंग पीरियड में सरकार को पैसा जमा करती है, यानी कि जो मैनेजिंग अथॉरिटी है उसके पास पैसा जब जमा करती है, तो 60 साल के बाद उन किसानों को 3000 रुपये पर मंथ के रेट से पेंशन मिलता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, LIC इज द पेंशन फंड मैनेजर्स। आपको याद रखना होगा, जितना भी गवर्नमेंट के जो पेंशन को मैनेज करने का एजेंसी है वो है PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जितने भी स्किल या डेली वेज वर्कर्स या गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोग कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी पेंशन को जो मैनेज करने का काम करती है वो PFRDA करता है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन इस स्कीम के सबसे बहुत जो यूनिक फीचर्स है वो फीचर्स ये है कि इस फंड का, यानी कि इस स्कीम का जो फंड मैनेजर है वो LIC है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि LIC इज द पेंशन फंड मैनेजर्स। यानी कि यहाँ पर PFRD नहीं है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए, यदि कई पॉइंट दिया जाए और उसमें पूछ दिया जाए कि ये है इसके माने कि इस स्कीम, यानी कि फार्मर पेंशन स्कीम, यानी कि PM किसान मानधन योजना का जो मैनेजर्स है, यानी कि इस पेंशन को मैनेज करने वाला जो अथॉरिटी है, बॉडी है, वो PFRD है, तो इसमें आपको नहीं लगाना होगा, यानी कि ये नहीं है। इसमें जिसका रेगुलेटरी बॉडी है वो LIC है। दोस्तों, एक बात आती है कि मान लो कि जो पेंशन, जो फार्मर्स जिनको ये लाभ, जिन्होंने इस स्कीम
को लाभ लेने के लिए अपना योगदान दिया है और उनका 18 से 40 साल के एज के बीच के हैं, लेकिन वो अपने 60 साल का एज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपना रिटायरमेंट एज से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वैसे स्कीम लैप्स कर देगा? तो ऐसा नहीं होगा। इस स्कीम में इफ द फार्मर्स डाई बिफोर द retirement age, then the sponsor may be continue this scheme। यदि जो फार्मर हैं यदि अपने रिटायरमेंट एज से पहले यदि मर जाते हैं तो इस स्कीम को कंटिन्यू करने का उसका स्पॉन्सर का नाम होगा, यानी कि जो स्पॉन्सर के रूप में फैमिली मेंबर जो उनके साथ जुड़ा होगा उनको यदि कंटिन्यू इस स्कीम को करेंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा। यदि फार्मर की मृत्यु हो जाती है तो 50% यानी कि 50% स्कीम का फायदा जो है उनके फैमिली मेंबर को यानी कि स्पॉन्सर को प्राप्त होगा। यानी कि इस योजना का यानी कि पेंशन जो है फार्मर को मिल रहा था, यदि फार्मर की मृत्यु हो गई यानी कि 60 साल 65 साल, मानो कि 60 साल 65 साल में फार्मर की मृत्यु हो गई, यानी कि 5 साल तक उस फार्मर को इस पेंशन का यानी कि इस स्कीम का फायदा मिला, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस पेंशन यानी कि उसका 50% पैसा उनके फैमिली यानी कि स्पॉन्सर का जिसका नाम होगा, उनकी पत्नी का, उनके बच्चे का, जिनका भी नाम होगा, उसका 50% पैसे उनको फैमिली मेंबर्स को यानी कि स्पॉन्सर को दिया जाएगा। इस स्कीम का एक अन्य फीचर जो है, यदि फार्मर यदि कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ऑलरेडी उनका फायदा प्राप्त करते हैं, यदि कोई फार्मर इस प्रकार के स्कीम का ऑलरेडी कोई फायदा प्राप्त करते हैं यानी कि उनको फायदा लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में फार्मर को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। यानी कि इसमें वही किसान आ सकते हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई लाभ का यानी कि कोई पेंशन स्कीम यानी कि कोई सोशल सिक्योरिटी का पेंशन स्कीम प्राप्त ना होता हो, यानी कि जिनको यानी कि इस पेंशन स्कीम के अलावा कोई अन्य पेंशन स्कीम प्राप्त नहीं होता है, वैसे किसान इस पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज उनको इस पेंशन स्कीम के लिए वो पर्सन एलिजिबल नहीं है, जो इस पॉइंट में यहाँ पर दिखाया गया है। इफ फार्मर कवर्ड एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम देन दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, यानी कि इस स्कीम के लिए वो कवर नहीं होगा। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं पीएम किसान, और दूसरा हमने देखा पीएम किसान मानधन योजना जिसको हम लोग PMKMY कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है, जिसको मैनेज यानी जिसको जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसका बेल आइकन दबाएं, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसका शेयर करें और अपना सुझाव भी समय समय पर कमेंट करते रहें कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या और भी जोड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।